मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 8 का एक न्यू लेक्चर लेके आए हैं जिसके अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और क्यूरी टेम्परेचर के बारे के अंदर। तो ध्यान रखना बेटा, इससे पहले हमने कुछ लेक्चर पढ़े जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासीफाई किया था। और कितने पार्ट में क्लासीफाई किया था बेटा? 3 पार्ट के अंदर। पहला था डायमैग्नेटिज्म, दूसरा था पैरामैग्नेटिज्म और थर्ड था फेरोमैग्नेटिज्म। तो डाया और पैरा के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखे हैं सेपरेट। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा थर्ड कैटेगराइजेशन, दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन कैसे किया गया है और क्या उसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आपके पास होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जहां पे आपको डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिले। मान लेते हैं एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो कैसी है बेटा? हाई। और दूसरे पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी है बेटा? आपके पास लो है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये हाई और लो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हो जो कि हम डिजाइन कर सकते हैं, तो इस एरिया पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा बेटा? हाई। और यहाँ कैसा होगा आपके पास? लो। सेम कंस्ट्रक्टर कुछ यहाँ पे हो रहा होगा, बस हमें पता है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे 2 डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड है। एक पॉइंट पे लो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे पॉइंट पे क्या है? हाई मैग्नेटिक फील्ड। एक पे लो इंटेंसिटी है, दूसरे पे हाई इंटेंसिटी है। दैट इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है। ठीक है, इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया बेटा? एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा। तो ये कोई मटेरियल रखा और इसका नेचर कैसा, इसको हमने ऑब्जर्व किया। हमने देखा कि जैसे ही इसको एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, ये बहुत फास्टली लो फील्ड से किधर मूव करता है बेटा? हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करता है। दैट मीन इसका जो मोशन है वो कहां से कहां है? लो टू हाई। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? हाईली अट्रैक्ट होता है आपके पास। तो ऐसे मटेरियल जिनको एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी की ओर हाईली अट्रैक्ट होते हैं, दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो डेफिनेशन यही है, such substance which get displaced, that is move from low intensity to high intensity area. Low intensity से कहा जाता है high intensity area when placed in a non-uniform magnetic field. That means they are strongly attracted by magnetic field. वो इस magnetic field से strongly क्या होते हैं बेटा? attract होते हैं, are called ferromagnetic material. अब इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में किस किस मटेरियल को रखा गया है? एग्जांपल के तौर पे आयरन, निकल, कोबाल्ट, Fe3O4, ये कुछ मटेरियल है जिनको इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कैटेगरी के अंदर रखा गया आपके पास। दूसरी बात ध्यान दें बेटा, इसमें ये प्रॉपर्टी होती क्यों है? एक्चुअली में क्या है कि यही प्रॉपर्टी आपने देखा था पैरा के पास भी होती है, बट फर्क इतना होता है कि ये फास्टली अट्रैक्ट होता है, वो स्लोली होता है। दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है। बाकी जो प्रॉपर्टी आपके पास पैरा के पास है वही प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास भी देखने को मिलती है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि ये जो मटेरियल होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसके अंदर कुछ ऐसी इंटरनल स्ट्रक्चर्स बोलो मटेरियल के अंदर, या कुछ ऐसी इंटरनल रिएक्शंस आपके पास होती है कि इसके अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के एक स्पेशल एरिया मिलते हैं। जैसे कि मैं कुछ एरिया बना देता हूं, यहाँ पे जो मैग्नेट डोमेन्स है वो कुछ इस तरीके से होंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके पास। ध्यान दो, मैं कह रहा हूं कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इनकी स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके पास एटॉमिक मैग्नेट होते हैं वो एरिया वाइज होते हैं। एरिया वाइज का मतलब अगर ये पूरा एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो इतने से एरिया में जितने भी आपके पास एटॉमिक मैग्नेट होंगे
ये हम बोले आपके पास जो एटॉमिक मैग्नेट है उन सब की डायरेक्शन एक तरफ होगी, और इसको बोलते हैं बेटा डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन। जहां पे सारे जो आपके पास एटॉमिक मैग्नेट है वो सबके सब एक डायरेक्शन में, उसको क्या बोला गया? डोमेन। और इस डोमेन का जो साइज होता है वो अप्रोक्सीमेट 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, और एक डोमेन में अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 11 एटॉमिक मैग्नेट आपके पास प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक है। ऐसे ही किसी दूसरे एरिया का कुछ आपके पास एटॉमिक मैग्नेट होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन कुछ अलग होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ अलग होगी, इसकी डायरेक्शन कुछ अलग होगी। एक चीज आपको नोटिस करने को मिल रही होगी कि ये जो दोनों है अमाउंट में सेम होंगे और डायरेक्शन में क्या होंगे? अपोजिट। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा? कैंसिल। और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। और ऐसा हो क्या रहा है? क्योंकि इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। अब ये स्ट्रक्चर ऐसी क्यों आई, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हम ऐसा मान रहे हैं कि कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो टोटल नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना है? 0। इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कितना निकल के आता है बेटा? 0। इसका मतलब ये एज ए मैग्नेट बिहेव नहीं कर रहा डेट टाइम अभी। तो इसी वजह से आयरन, निकल, कोबाल्ट अपने आप में मैग्नेट नहीं होते, वो खुद से मैग्नेट नहीं होते, लेकिन जब इसी मटेरियल को एक हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, मैं 2 बार रख रहा हूं, एक बार तो लो मैग्नेटिक फील्ड में और एक बार हाई के अंदर। ध्यान रखो, जब मैंने एक लो मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया, मान लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो होगा क्या? जो एटॉमिक मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होंगे उनका एरिया तो इंक्रीज कर जाएगा, जैसे कुछ इस तरीके से। और जो इसके अपोजिट होंगे उनका एरिया कम हो जाएगा। देखो, ये आपके पास एटॉमिक मैग्नेट था, ये इस डायरेक्शन में है और मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में लगाया, तो इसका एरिया तो क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज। देखो, मैंने इसका एरिया क्या कर दिया? इंक्रीज, इतना बड़ा। और बाकी जो 3 थे ये इसके डायरेक्शन में नहीं थे, अपोजिट डायरेक्शन थे, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा? कम। इसका मतलब अब जो इसका नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं होगा। चलो ये इसको कैंसिल कर दे, बट क्या इसको ये कैंसिल कर पाएगा? क्या नहीं कर सकता। तो हमने बोला नेट कितना नहीं होगा? नॉट 0। जब नेट 0 नहीं होगा तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब ये कुछ देर के लिए एज ए मैग्नेट काम करने लगेगा। तो ये चीज हम देखते भी हैं, जैसे आयरन के एक छोटे से पीस को किसी मैग्नेट के नियर रखो कुछ टाइम के लिए और उसके बाद उसको हटा लो, तो आप देखोगे इसके अंदर कुछ देर के लिए मैग्नेट की प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, ये भी एज ए मैग्नेट काम करने लगता है, ये भी दूसरे आयरन के पीस के साथ अट्रैक्ट हो जाता है या उसके साथ चिपक जाता है। तो ये प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए रहती है जब तक ये सारे एक डायरेक्शन में है। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा ये सब वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएंगे, इसका मतलब ये फिर से आयरन का पीस बन जाएगा, मैग्नेट की प्रॉपर्टी लूज कर देगा। बट अगर आप आयरन, निकल, कोबाल्ट या Fe3O4 जैसे मटेरियल को बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड में काफी टाइम तक रखो तो होगा क्या कि जितने भी ये डोमेन थे ये सब के सब एक ही डायरेक्शन में आपको ऐसे मिलेंगे, कोई अपोनेंट बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है कि ये सारे के सारे डोमेन को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। जब ये सारे जबरदस्ती एक डायरेक्शन में अलाइन कर दिए जाएंगे तो अगर आप अब इस एक्सटर्नल फील्ड को हटा भी लो तो इनकी वो टेंडेंसी बचेगी नहीं कि ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ सके, इसलिए हम बोलेंगे ये अब एज ए परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। अब इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को नोट्स में कैसे लिखना है इसके लिए इसके बाद में मैं एक छोटा सा वीडियो ऐड कर दूंगा जिसमें इसको लिखने का तरीका बताया गया है, तो आप वहां से राइट डाउन कर सकते हैं। अब बेटा हमें पढ़ना है क्या? क्यूरी टेम्परेचर। एक बार चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट में क्या क्या रखना है बेटा? फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और थर्ड फिगर और साथ में आपको इसकी डेफिनेशन। बेटा ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, तो आगे देखिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट है बेटा क्यूरी लो और क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन।
ध्यान दीजिए, हमने क्यूरी लॉ को पहले भी पढ़ा है। किसके अंदर बेटा? आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। तो क्यूरी लॉ ये कहता है कि जो सस्टेबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली क्या होती है? प्रोपोर्शनल। हमने 3 चीजें पढ़ी कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। ठीक। दूसरा हमने पढ़ा कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, और डिपेंड कैसे करते हैं? सस्टेबिलिटी जो होगी वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए, धीरे धीरे रिसर्च बढ़ी। क्यूरी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पैरामैग्नेटिक मटेरियल को भी डिस्कवर किया, उन्होंने फेरामैग्नेटिक मटेरियल को भी डिस्कवर किया। बट क्यूरी जब फेरामैग्नेटिक मटेरियल को डिस्कवर कर रहे थे तो उनकी एक हेल्प उनका स्टूडेंट कर रहा था, वाइस। तो आगे जो लॉ पढ़ा वो पढ़ा बेटा क्यूरी वाइस लॉ। ये क्यूरी वाइस लॉ किसके लिए था बेटा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए था। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए उन्होंने क्या देखा कि जो सस्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है T माइनस Tc के। भाई ये भी एक टेम्परेचर है, बट ये टेम्परेचर डिफरेंस के क्या होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां T तो नॉर्मल टेम्परेचर है और Tc को बोला गया है बेटा क्यूरी टेम्परेचर। अभी ये क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है उसको मैं डिफाइन करने वाला हूं। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो नीटा m इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा? C माइनस T माइनस Tc। क्योंकि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। कौन सा कांस्टेंट बेटा? क्यूरी कांस्टेंट। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो सस्टेबिलिटी होती है वो फॉर्मूले में क्या होता है? नीटा m इक्वल टू C अपॉन T माइनस Tc। अब हमें क्या करना है बेटा? क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? Tc। ध्यान दो, इसके लिए एक जेन्युइन सा एग्जांपल देता हूं। जैसे बच्चा 12th क्लास पास करता है या 10th क्लास पास करता है तो उसके पासिंग के अंदर एक वर्ड लिखा होता है डिवीजन, कि बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन पास किया है, सेकंड डिवीजन पास किया या थर्ड डिवीजन पास किया है। अब डिवीजन के लिए एक मैथमेटिक वैल्यू को कैटेगराइज किया गया है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट के 60 के बराबर या 60 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, 60 के बराबर या 60 से ज्यादा, जो मार्क्स है वो 60 के या तो इक्वल हो या 60 से ज्यादा हो तो बच्चे को फर्स्ट डिवीजन बोल देंगे। बट अगर बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 60 से बिलो है, एक नंबर भी कम है, 59.9 भी है, तो वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा बेटा? सेकंड डिवीजन में। अब इसी चीज को मैं यहाँ इंटरलिंक करता हूँ। ध्यान दीजिए, कैटेगराइजेशन ऐसे किया गया भाई। आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज सेम होती है, बस इसमें प्रॉपर्टीज कम होती है और वो प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है? हाई, अमाउंट ज्यादा होता है केवल। अब हुआ क्या कि सस्टेबिलिटी दोनों में होगी। हमने क्या किया कि एक लिमिट ले लिया कि मान लीजिए ये आयरन है आपके पास, कोई भी मटेरियल है, अगर इसकी सस्टेबिलिटी अबाउ 80 है, 80 के बराबर या 80 से क्या है? ज्यादा, तो इस मटेरियल को जो है वो फेरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर रखा जाएगा। बट अगर सस्टेबिलिटी नीटा m लेस देन टू 80 हो गई तो ये क्या बन जाएगा बेटा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मतलब मैंने एक डेटा दे दिया, मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसा होता है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी की सस्टेबिलिटी 80 या 80 से ज्यादा है तो उसको मैं किसके कैटेगरी में रखूंगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। और अगर सस्टेबिलिटी जो नीटा m है वो 80 से लेस देन हो गई तो उसको मैं क्या डिक्लेयर कर दूंगा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। अब एक एग्जांपल और देता हूं। ये मटेरियल है और इसकी सस्टेबिलिटी है बेटा 120 का, जब टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता है कि टेम्परेचर बड़ा होगा तो सस्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। मैंने क्या किया, इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखा सस्टेबिलिटी हो गया आपके पास 100 पे। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया बेटा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखा सस्टेबिलिटी आपके पास हो गई 80। फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया कर दिया 31 डिग्री सेंटीग्रेड। देखा सस्टेबिलिटी हो गई 79। अब देखो, जब तक 80 या 80 से ज्यादा थी इस मटेरियल को किसमें रख रहे थे? फेरामैग्नेटिक मटेरियल में।
लेकिन जैसे ही 79 होगी ये क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म। और ये 79 कितने टेम्परेचर पर हुआ, 31 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हम बोलेंगे टेम्परेचर की वो वैल्यू जिसके बाद कोई मटेरियल फेरोमैग्नेटिज्म से पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। बात समझ में आई? क्यूरी टेम्परेचर क्या है बेटा, टेम्परेचर की वो वैल्यू जिसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे बेटा, क्यूरी टेम्परेचर। जैसे इस एग्जांपल में क्यूरी टेम्परेचर कितना लिखा जाएगा, 31 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। डेफिनेशन को लिखना कैसे है वो अभी नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी इसी के बाद जो वीडियो में ऐड करने वाला हूँ उसमें आपको पता लग जाएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू। जैसे बेटा हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को पढ़ रहे थे, डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, व्हेन प्लेस इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस मटेरियल रैपिडली मूव टूवर्ड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑन दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड डेट आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। एग्जाम्पल थे Fe, कोबाल्ट, निकल, Fe3O3 आपके पास, जिसको बोलते हैं बेटा गॉडलीनियम ऑफ Fe3O4 के आपके पास। एक्सप्लेनेशन में क्या देना है, एज इन पैरामैग्नेटिज्म द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑफ ए ग्रुप ऑफ एटम्स ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन। जैसी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म में थी वैसी ही प्रॉपर्टी किसमें मिलेगी बेटा, फेरोमैग्नेटिज्म में। द डिफरेंस ऑफ द इंटेंसिटी, इनमें जो डिफरेंस होता है वो इंटेंसिटी का होता है। द ओरिएंटेशन ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एटम इज रैंडम विच मेक होल सैंपल। पैरा में तो क्या होता है बेटा, आपके पास जो जितने भी ओरिएंटेशन थे वो रैंडमली थे आपके पास, लेकिन जो आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द एटम के बीच में कुछ कॉम्प्लेक्स डाइपोल complex the other to oriented in same direction. In this process same colony of dipole have same orientation is formed. इसमें क्या होता है बेटा, एरिया बनते हैं या क्या बनती है, कॉलोनीज बनती है, इसके अंदर जितने भी डाइपोल होते हैं वो सबसे सब सेम डायरेक्शन में आउट करते हैं। और ये चीज़ हुई किसकी वजह से बेटा, आपके पास जो इंटरेक्शंस रिएक्शंस होती है जिनकी वजह से कुछ ऐसा फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है आपके पास। ये जो कॉलोनी यहाँ पे बनती है, इन कॉलोनी को क्या बोलते हैं बेटा, आपके पास डोमेन बोला जाता है। होल सैंपल इज डिवाइडेड इनटू डोमेन हैविंग डिफरेंट और पूरे सैंपल में अलग अलग डोमेन बनेंगे और सबका ओरिएंटेशन अर्थात डेट मीन सबकी जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी आपके पास। मेक फॉर होल सैंपल साइज ऑफ वन डोमेन ऑफ ओरिएंटेड इज फ्यू मिलीमीटर, मतलब जो साइज होती है वो कुछ फ्यू मिलीमीटर में होती है और इसमें जो एटम कंटेन किए जाते हैं वो अप्रोक्सीमेट 10⁻11 एटम एक डोमेन के अंदर आपके पास प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है व्हेन दिस सैंपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज कैप्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सैंपल को आपने पुट कर दिया। इफ द अप्लाइड फील्ड इज वीक, यहाँ पे जो अप्लाइड फील्ड है हमने क्या आपके पास है, देन द हैविंग सेम ओरिएंटेशन एज द अप्लाइड फील्ड, जिस डोमेन का ओरिएंटेशन अप्लाइड फील्ड के सेम डायरेक्शन के अंदर होगा इज इंक्रीज, वो तो बढ़ जाएगा साइज के अंदर, देखो ये बड़ा हो गया, एंड वाइस वर्सा, बाकी के फील्ड का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन है इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव, अगर इस बी को हम फिर से रिमूव कर देते हैं, द फिनोमिना इज रिवर्स ड्यू टू थर्मल इफेक्ट, टेम्परेचर थे ये सभी वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में आए, हैंस द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, मतलब यहां तक ये प्रोसेस रिवर्सिबल था। नेक्स्ट कंडीशन है इफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, यहां पे हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा लिया है बेटा, स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया है। द होल डोमेन रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, तो सारे के सारे डोमेन जो हैं वो इस अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में रोटेट कर जाएंगे।
द फर्स्ट रोटेट इन द विच मेक मिनिमम एंगल विथ अप्लाइड फील्ड इट केप द फील्ड लॉन्ग टाइम। अगर ये फील्ड लॉन्ग टाइम तक यहाँ रहता है तो होल सैंपल बिकम वन डोमेन। तो अभी तक यहाँ पे 4 डोमेन थे, अगर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग टाइम तक यहाँ रह गए तो सारे के सारे जितने भी डोमेन है वो एक सिंगल डायरेक्शन ऑफ डोमेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। इफ द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव द सैंपल डज नॉट रिटर्न टू ओरिजिनल स्टेट। अगर जब सारे एक डायरेक्शन में आ गए और काफी लंबे टाइम तक इसी डायरेक्शन में रहेंगे तो अगर आप अब इस बी को रिमूव भी कर दो डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं हो पाते आपके पास, बट सम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रिमेन आपके पास। तो इसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म रह जाएगा, डेट मीन ये एज ए मैग्नेट यहाँ पे वर्क करने वाला है बेटा। डेट इज क्यूरी लॉ एंड क्यूरी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ओबे क्यूरी वाइस लॉ। ये क्यूरी वाइस लॉ को ओबे करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कितनी गिवन है, नीटा एम इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, जहां सी किसको डिनोट करता है, क्यूरी कांस्टेंट को। टी इज द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल और टी सी इज द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल आपके पास। अब टी सी को डिफाइन कैसे किया गया, बिलो टी सी। अगर टेम्परेचर जो है वो टी सी से कम है तो बिहेव लाइक ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इट बिहेव लाइक ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मतलब टी सी वो टेम्परेचर है जिसपे मटेरियल जो है वो क्या बन जाता है बेटा, पैरामैग्नेटिज्म बन जाता है। तो ये टेम्परेचर क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। और अलग अलग मटेरियल के लिए इस क्यूरी टेम्परेचर की डिफरेंट निकल के आती है। जैसे आयरन के लिए है 1043, कोबाल्ट के लिए 1394, निकल के लिए 631 और गोल्डनियम के लिए आपके पास 371 केल्विन आपके पास है। तो ये क्यूरी टेम्परेचर आपके पास।